नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGS शो में। और मैं आज आपके बीच में एक बहुत ही ज्वलनशील टॉपिक लेके आया हूँ जिसकी ज़रूरत हर प्रोफेशनल, हर CA, हर एडवोकेट, हर उस बिजनेसमैन को है जो GST में डील करता है, GST का व्यापारी है या GST के प्रोफेशनल काम करता है। यानी 853rd GST मीटिंग काउंसिल हुई थी, उसमें एक सेक्शन 128 को इंसर्ट करा गया है। वो सेक्शन एक एमनेस्टी स्कीम के बारे में बताता है। एमनेस्टी स्कीम क्या है, क्या प्रोसीजर है, किस किस को उसका फ़ायदा मिलने वाला है, कौन कौन इसका बेनिफिट उठा सकता है, इसकी पूरी विस्तृत चर्चा करने के लिए हमने इंडिया के एक्सपर्ट CA JK तिवारी जो कि गाजियाबाद से, उनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इतने बिजी शेड्यूल में से अपना समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच विनीश अरोड़ा जी, आपने अपने बहुमूल्य समय देकर के मुझे आपने आमंत्रित किया और हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे कि GST एमनेस्टी स्कीम है क्या, इनफैक्ट ये किस पे एप्लीकेबल है और इसकी हम बेनिफिट्स को कैसे अवेल कर सकते हैं बेस्ट मैनर में। पहले सर, सबसे पहला प्रश्न है कि इस स्कीम को लाने की जरूरत क्या पड़ी सरकार को? देखिए, GST जब इम्प्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 को तो सभी के लिए नया था। प्रोफेशनल्स के लिए भी थे, बिजनेसमैन के लिए भी थे, इवन डिपार्टमेंट के लिए भी थे। अब जब नई चीजें होती है तो उसमें गलतियों की हमारी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है। बिल्कुल, कि हम वो सीख रहे होते हैं, क्योंकि बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में होता है, बहुत सारी चीज़ों का इंटरप्रिटेशन नहीं पता होता है, बहुत सारे प्रोसीजरल नई चीज़ें पता होती है। तो शुरुआती में इनफैक्ट ऐसा ही हुआ। बहुत सारे हमारे कह सकते हैं कि क्लरिकल स्टाफ, हमारे जो पेड स्टाफ और हमारे आर्टिकल स्टाफ और इवन हम जैसे मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे। हम धीरे धीरे पढ़ करके, लोगों को से सुन करके, रिसर्च करके अपने आप को एडेप्ट किए, उसमें एक्सपर्टीज धीरे धीरे बनने की कोशिश की। शुरुआती दौर में बहुत सारी गलतियां थी। ये चीज़ें सरकार को भी पता था कि हमने जो लॉ इंप्लीमेंट किया, क्योंकि सर्विस टैक्स में भी जब हमारे लॉ इंप्लीमेंट किया तो सेम चीज़ें हुई थी। क्योंकि उसको धीरे धीरे समय के साथ वो मैच्योर्ड होता है कोई भी लॉ। आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स लॉ इतने सालों बाद भी आज भी इतने अमेंडमेंट्स आते हैं। तो GST लॉ तो बहुत न्यूली लॉ बॉर्न कह सकते हैं लॉ था। तो बहुत सारी गलतियां थी और कुछ ऐसी गलतियां थी जो सरकार को पता है कि इंटेंशन न प्रोफेशनल का, न बिजनेसमैन का, न डिपार्टमेंट का किसी को परेशान करने का। तो कुछ अगर गलतियां रही हैं तो उसको क्यों ना हम लेटर स्टेज पे ले जाकर के अपील में या ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक सेटल्ड करें, एक स्कीम लाए जिससे हमारे बहुत सारे लिटिगेशंस के जो बर्डन्स हैं वो मिनिमाइज हो सके और अल्टीमेटली इससे बिजनेसमैन को बेनिफिट्स हो, प्रोफेशनल भी बेवजह की समय लिटिगेशन में न लगाए, अपने वैल्यू एडिशन वर्क्स अपने क्लाइंट के लिए करें। तो मकसद बड़ा साफ था कि एक रियायत दिया जाए बिजनेसमैन को जो शुरुआती दौर में कुछ ऐसी गलतियां कर चुके। तो एक माध्यम लाया गया कि आप एमनेस्टी स्कीम को फॉलो कीजिए। आप एक बहुत ही नॉमिनल या टैक्स अमाउंट पे करके, नॉमिनल वर्ड आई थिंक इट इज नॉट राइट, बट जो आपकी टैक्स अमाउंट है उसको पे करके, लेकिन अब टोटलिटी में जाएंगे तो डेफिनेटली इट बिकम्स नॉमिनल। तो आप टैक्स की पेमेंट करके पूरे के पूरे इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर कर सकते हैं। लाइकवाइज मैं अगर आपसे बात करूं कि 17-18 का कोई डिमांड है, आज हम 2024 में, अब 17-18 में अगर हमारी टैक्स 100 रुपए की डिमांड है सर, तो जब हम उसको 24 में पे करने जाएंगे तो आप देखिए 6 साल, 6.5 साल का, 7 साल का इंटरेस्ट होगा, वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है हमारे हर एसएससी के लिए, बिजनेसमैन के लिए, कि अगर हम इस स्कीम को फॉलो करते हैं, हम इसमें फॉल करते हैं, तो हमें इंटरेस्ट का पूरा बेनिफिट मिल जाता है और साथ ही साथ जो इस पे पेनल्टी लेविड होता है वो भी नहीं लगेगा। मतलब कई जगह तो ट्रिब्यूनल अभी फॉर्म भी नहीं हो पाए हैं, ट्रिब्यूनल की बहुत सारी समस्याएं, अपील में, डिस्प्यूट्स में केसेस चल रहे हैं। और सर, इसमें कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं? मतलब मैं लोगों की बात करूं तो मतलब कौन कौन से साल ऐसे हैं? जैसे कई सारे साल के केसेस चल रहे हैं, आज भी हम 19-20 के ऑलमोस्ट केस करा के ख़त्म कर चुके हैं। तो हम कौन कौन से साल के केसेस का फायदा? देखिए, सबसे पहला कंडीशन है कि कोई भी आपके डिमांड, देखिए डिमांड के 2 सेक्शंस है, या तो आपके डिमांड 73 में होगा या 74 में होगा। तो सबसे पहले ये सबको, प्रोफेशनल्स को, बिजनेसमैन को, हर किसी को ये जानना जरूरी है कि अगर 74 का कोई डिमांड आपका है, उस पर एप्लीकेबल नहीं है, तो आप अपने पहले नोटिस को देखिए, अपने डिमांड को देखिए, सोकॉज को देखिए, ऑर्डर को देखिए कि क्या वो मेरा ऑर्डर 74 का है। तो पहली बात, अब मिनिस्ट्री से बाहर है। अब आते हैं दूसरा सेक्शन है 73। अगर वो आपका डिमांड 73 का है तो हाँ, ये एप्लीकेबल है। सर, किस पीरियड के लिए एप्लीकेबल है? नेक्स्ट आपका क्वेरी 17-18, 18-19 और 19-20।
इन 3 फाइनेंशियल ईयर में अगर डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी डिमांड रेज किया गया है जो 73 में फॉल करता है, वैसे मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल और सभी को ये पता है 73 और 74 में डिफरेंसेस, फिर भी मैं क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी डिमांड इरोनियस रिफंड का है, फेक आईटीसी का है, तो वो 74 में कवर्ड होता है। अदरवाइज अदर देन दैट पूरी की पूरी वो 73 में। बट समहाउ बहुत सारे हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, इनफैक्ट होने चाहिए वो 73 में, बट डिपार्टमेंट उसको 74 में कर देता है। पर इस पे भी चूंकि आपका प्रश्न नहीं था, लेकिन एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, भी बहुत लोग परेशान हैं, तो सर मैं इसमें एडिशनली एक लाइन बस ऐड करूंगा। आप फैक्ट्स पे जाने के बजाय, जब ट्रिब्यूनल हमारी ऑल्सो नोटिफाइड हो चुकी है, ऑपरेशनल कमिंग डेज में बहुत जल्द होने वाला है, आप इसको फैक्चुअल के बजाय इस बात पे चैलेंज कीजिए अपने कि क्या ये सो कॉज हमारा 73 का है कि 74 का है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि क्लियर कट जो वो एशियन डिपार्टमेंट को इशू करना चाहिए था, वो 73 का केस बनता है, 73 में इशू होना चाहिए था, बट हो गया है 74 में। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है सर, आप सिर्फ इस बात पे चैलेंज करके अपने उस सोकोज को नल एंड वॉइड कर सकते हैं। तो हम फिर से आते हैं कि हम अपने 73 की होनी चाहिए, फाइनेंशियल 17-18, 18-19 और 19-20 की कोई भी डिमांड 73 के अंदर कवर्ड है, तो आप इस एमएनएसटी स्कीम का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। मतलब 17-18, 18-19 और 19-20। मतलब इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो ऑर्डर पास हो जाना चाहिए या हमारी प्रोसीडिंग अंडर प्रोसेस होनी चाहिए? देखिए, अंडर प्रोसेस इनफैक्ट अगर मैं 73 की बात करूं तो शुरुआती दौर के तो टाइम बार ही 2 साल के हो गए, तो डेफिनेटली आपको कोई इंटीमेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इधर थ्रू शोकॉज या शोकॉज की एडजुडिकेशन भी होगी तो वो ऑर्डर होना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट ने क्वांटिफाई करके आपके शोकॉज में बता दिया या उसका ऑर्डर हो गया, इवन इफ आप लेटर स्टेज की अपील में भी आपकी पेंडिंग है, तो भी आप इसमें जा सकते हैं, क्योंकि आपका डिमांड कंफर्म्ड हो चुका है 73 में। मतलब 107 और 108 के जो अपील के हमारे ऑर्डर्स पास हो जाते हैं उसका भी प्रोसेस भी है, अपील की ऑर्डर नहीं भी आई है, अच्छा, या ऑर्डर आ भी गया है, हम उसको भी इसमें कवर कर सकते हैं। कंडीशन मैं बार बार कह रहा हूँ 73 होना चाहिए सर। अगर 73 फर्स्ट स्टेज आपकी 73 हम देख लें, अगर 73 है, बाद में किसी भी स्टेज पे हो जी, आप उन तीनों साल को इसमें कवर कर सकते हैं। और बार बार के इसमें ध्यान रखिए, टैक्स पे कोई छूट नहीं है। टैक्स जो डिमांड 73 में आपका बन रहा है वो पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। इस पे आपको जो एमएनएसटी स्कीम में बेनिफिट्स मिलते हैं वो इंटरेस्ट का और पेनल्टी का, इंटरेस्ट पेनल्टी लेविड नहीं होगा। मान के चलिए मेरे जो 73 का नोटिस आया उसमें टैक्स अमाउंट ही गड़बड़ है, उसमें 2A में मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरा जो 2A था उस समय पे शो नहीं हो रहा था, जो ऑर्डर के टाइम पे नहीं हुआ लेकिन बाद में अपडेटेड हो गया, और मेरे 2A के चक्कर में डिमांड है लेकिन वो एक्चुअल में डिमांड आज की डेट में नहीं है, तो क्या मुझे वही डिमांड जो 73 के नोटिस में वही माननी पड़ेगी या मैं बाद में उसे चेंज करूँ? तो देखिए, इसमें मेरा बड़ा क्लियर कट ओपिनियन है कि आप उसमें नहीं, अगर आप मानते हैं कि मेरा केस लड़ने लायक है, 73 के अंदर भी वो टैक्सेस नहीं बनते हैं, तो सर आप एमएनएसटी स्कीम को फॉलो नहीं करें। आप वहां फॉलो करें जहां आप मानते हैं कि ये मेरा एक जेन्युइन डिमांड है, हमसे गलती हुई है, मुझे ये टैक्स पे करना था। तो मुझे एक बेनिफिट ये मिला था कि पहले मुझे एमएनएसटी स्कीम के जो हमने ऑप्ट करता तो मुझे टैक्स भी पे करना पड़ता, मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता, मुझे पेनल्टी भी। लेकिन आप अगर कंफर्म्ड हैं कि ये मेरी टैक्स की डिमांड ही गलत है, तो सर आपको इसमें नहीं जाना चाहिए। आप इसको स्टॉप कीजिए एमएनएसटी स्कीम में जाने के, आप प्रॉपर एडजुडिकेशन प्रोसेस में जाइए, अपील में जाइए, अपील से हो गया तो आप ट्रिब्यूनल नोटिफाइड होने वाला है, ऑल्दो प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हो चुका है, बट प्रोसेस एट टू बी नोटिफाइड, आप ट्रिब्यूनल जाइए, आगे जिस स्टेज पे आपको रिलीफ मिलता है डेफिनेटली आपको फाइट करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपको एमएनएसटी स्कीम फॉलो नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि ये मेरा टैक्स रियली मुझे पे करने की जरूरी है, मुझसे गलती हुई है, मुझे टैक्स पे करना चाहिए। एमनेस्टी स्कीम कब से लागू हो जाएगी और उसमें हमें पेमेंट करने का कितना टाइम मिलेगा कि एमनेस्टी स्कीम में हम गए, हमने SPL 01 फॉर्म भरा, तो उससे कितने दिनों में हमें टैक्स पे करना पड़ेगा? देखिए, एक प्रक्रिया है, वो मैं आपको डिटेल बताता हूं, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए, इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी 1 नवंबर 2024 से हो चुका है कि अब एमनेस्टी स्कीम ऑपरेशनल है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस एमनेस्टी स्कीम की नोटिफिकेशन तो आगे 1 नवंबर से, इसके सर्कुलर के थ्रू इन्होंने रूल्स भी बता दिया कि क्या प्रोसेस होगा, पर ये अभी ऑपरेशनल नहीं है। ऑपरेशनल मींस कि आपके सिस्टम पे लाइव SPL 01, 02 अभी नहीं अवेलेबल है। तो प्रोसेस तो पता हो गया, या प्रोसेस अभी मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा हूँ क्या होगा, बट प्रैक्टिकली वो प्रोसेस जानते हुए एज ऑन डेट में मेरा कोई SAC मेरे पास आता है, कहता है सर ये मेरा डिमांड रियली जो डिमांड
जनरेटेड है डिपार्टमेंट के द्वारा, वो एक वैलिड डिमांड है और मुझे पे भी करना है और मैं एमएनएसटी स्कीम फॉलो करना चाह रहा हूं, तो क्या मैं कल उसको कर सकता हूं? द आंसर इज बिग नो। रीजन बीइंग प्रोसेस नोटिफाइड है, फॉर्म्स नोटिफाइड है, बट वो अभी पोर्टल पे एक्टिव नहीं है और मेरा जहां तक जानकारी है इसमें अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ आपको इंतजार करना पड़ेगा। दिसंबर एंड या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक ये होप सो, क्योंकि अंडर प्रोसेस है वो फॉर्म्स नोटिफाइड हो गए हैं, वो ऑपरेशनल जनवरी तक 110% हो जाएंगे। अब इसकी प्रक्रिया को जरा समझते हैं और साथ ही साथ वो डेट क्या है। तो हम पहले डेट को क्लियर करते हैं, फिर प्रोसेस पे आते हैं। एक कट ऑफ डेट है 31 ऑफ मार्च 2025। आपका अगर 73 में कवर्ड है, आपका एसएससी अगर मानता है कि मुझे ये टैक्स पे करना चाहिए, तो इस टैक्स पेमेंट का एक ड्यू डेट उन्होंने रखा है 31 मार्च 2025 तक आप टैक्स का पेमेंट कर दिए। अगर वहां तक टैक्स की पेमेंट कर देते हैं या उससे पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे केसेस में हमने देखा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें एसएससी ने कहा सर टैक्स की पेमेंट करा देते हैं, मुझे लगता है कि हम इसमें बहुत स्ट्रांग नहीं है, हमारा इंटरेस्ट का मीटर रुक जाएगा, इंटरेस्ट कंटिन्यू नहीं होगा। अब वो ऑलरेडी डीआरसी 03 में टैक्स पे कर चुका है, अब वो कहता है मुझे अपनी एमएनएसटी स्कीम में जाना है, तो उसको कोई जरूरी नहीं है कि भाई आगे पेमेंट करे, चूंकि ऑलरेडी पे कर चुका है। हाँ, समहाउ किसी ने पार्शियल पेमेंट किया है, कुछ ड्यूज रह रहा है, तो टोटल टैक्सेस 73 के जितने भी डिमांड्स होंगे वो 31 ऑफ मार्च 2025 तक पे कर देना है। अब इसके प्रोसेस पे आते हैं। हमने कहा प्रोसेस नोटिफाइड है, फॉर्म्स अभी लाइव एप्लीकेबल नहीं है। देखिए इसमें 2 फॉर्म है, SPL 01, SPL 02, जिसके थ्रू आप इसको ऑप्ट करेंगे कि मैं इस स्कीम में आना चाहता हूँ। चलिए जी, आप एज द केस में भी 1 और 2 जिस पे भी आप फॉल करते हैं, आपने फॉर्म को फाइल कर दिया। ठीक है। जब आप फॉर्म फाइल करेंगे तो 2 बातें होगी। आपके द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन से जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर है, वो सेटिस्फाइड है कि वट एवर द इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय द एसएस इज ट्रू एंड करेक्ट। बिल्कुल। या तो ऐसा होगा कि नहीं, आपने तो इंफॉर्मेशन भरा है बट कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो इनकम्प्लीट है, उसमें कुछ मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डिपार्टमेंट SPL 03 जनरेट करेगा और उसमें वो बताएगा कि आपने जो ये फॉर्म डाला है उस फॉर्म में मुझे ये पर्टिकुलर भी चाहिए, या कुछ शो कॉज नोटिस दे देगा। So cause notices for the purpose of additional information pertaining to एमएनएसटी स्कीम। वो कोई शो कॉज हमारे 73, 74 का शो कॉज नहीं है, ये मेरा पार्टिकुलर एक क्वेरी जनरेटेड शो कॉज कह सकते हैं, जिसमें वो मुझसे पूछता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन में एडिशनली ये भी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो वो SPL 03 में पूछेगा। ठीक है। जैसे ही वो पूछता है तो 30 दिन के अंदर आपको उसको रिप्लाई करना होता है कि आपने जो मुझसे पूछा वो 4 में मैं आपको सबमिट कर देता हूँ। लेटेस्ट आपने जो वो डिटेल डाला, उसको लगता है कि आपने जो ऑर्डर की कॉपी डाला वो कंप्लीट नहीं है, या स्कैनिंग क्लियर नहीं है, या जो आप पेमेंट ऑफ डिटेल DRC 03 आपने जो किया है वो नहीं अपलोड किया है, तो कुछ भी हो सकता है। तो डिपार्टमेंट उसको रिव्यू करने के बाद आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है, जो आप 4 में सबमिट कर देंगे विद इन ए मंथ। आप सबमिट करेंगे तो फिर से 2 बातें होगी, या तो जो आप सबमिट करते हैं रियली वो बिल्कुल करेक्ट है, डिपार्टमेंट की नज़रों में वो कि बिल्कुल आपने ट्रू एंड करेक्ट टैक्स पे करने को राजी हैं, पे कर चुके हैं, और आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगा गया वो आप या तो पहले या तो 4 में आपने करेक्टली कर दिया, तो फाइनली अब आपको ऑर्डर मिल जाएगा और वो SPL 05 इशू हो जाएगा और आपका वो ऑर्डर पास हो गया कि आपने उन फाइनेंशियल 17-18, 18-19 और 19-20 की आपके जितने भी डिमांड थे 73 में आपने टैक्सेस पे कर दिया, तो आपका वो ऑर्डर भी यहीं से ड्रॉप आउट हो गया, आपने टोटल टैक्सेस पे कर दिया और कोई भी इंटरेस्ट और कोई भी पेनल्टी अब फ्यूचर में आप पे इस पे लेविड नहीं होगा। फिर से होगा कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि जो आपने 4 में इंफॉर्मेशन दिया वो हो सकता है कि इनकम्प्लीट हो अभी भी हो। मुझे तो लगता था बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग एसएससी कि मैंने इन्फॉर्मेशन तो कन्वे कर दिया, पर डिपार्टमेंट अभी भी आपके द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, या जो आप ऑप्ट कर रहे हो समाउ कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। लाइकवाइज था 74 का, आपने 73 लगा के कर दिया, तो आपका वहां पे क्या होगा, 7 इश्यू हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल नटसेल में कहें तो एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसमें आप उसकी प्रूफ लगाएंगे कि ये मेरी टैक्स डिमांड है, ये मैं टैक्स की डिमांड की पेमेंट कर चुका हूं या कर रहा हूं। डिपार्टमेंट की नजरों में अगर आपके द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो सही है, डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद करेक्ट पाया जाता है तो आपको ऑर्डर पास हो जाता है और आप एमएनएसटी स्कीम में अवेलमेंट ले लेते हैं, आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। मतलब कुल मिला के अगर मैं नट शेल में क्रट्स की बात करूं तो हमारे वो 3 साल 17, 18, 18, 19 और 19-20 जिनके केस 73 के हैं, 73 का फर्स्ट नोटिस मतलब उनके पास ऑर्डर या नोटिस आना चाहिए,
और उस नोटिस में उनकी कोई ना कोई टैक्स की डिमांड होनी चाहिए, इंटरेस्ट और पेनल्टी जो भी लाके आनी चाहिए, और वो टैक्स की डिमांड पार्टी 31 मार्च 2025 तक वो जमा कर दे। उसको ब्याज और पेनल्टी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर अपील में भी उसका 107 108 का, तो वो अपील का भी इसमें सबमिट कर सकता है और यहाँ से उसका पूरा वेव ऑफ हो जाएगा और अपील से वो विड्रॉ कर लेगा, अपील विड्रॉ कर लेगा। मतलब ये कुल मिला के स्कीम देखी जाए तो व्यापारियों के लिए, प्रोफेशनल के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि 18% और 24% का इंटरेस्ट चलता है। वो 4 साल 5 साल अगर आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये बिल्कुल बेनिफिट है। और कुछ आप हमारे व्यूअर्स को इस स्कीम के बारे में कहना चाहेंगे, जो लोग जिनसे उसको कुछ राहत मिल सके? देखिए, एक चीज़ तो और क्लियर कर दूँ, आपने 24 कहा, पहले कुछ केसेस में 74 में डिपार्टमेंट ने 24% इंटरेस्ट जरूर लेविट किया, बट डे वन से मेरा फर्म ओपिनियन था आप 24 इस पे नहीं दे। हमने किसी भी पार्टियों के 24% इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट 18% ही था और है। 73 और 74 दोनों के केस में इंटरेस्ट का रेट 18 ही है, बट आप 17-18 से और 18-19 का देखिए तो 18% से आप देखिए 6 साल, तो मोर देन 100% हो गया। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपको 2 चीजों को चेक करना है कि सर क्या मेरा डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया डिमांड जेन्युइनली मेरे से गलती हुई है, मैं ये मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं कि ये मेरी टैक्स लायबिलिटी डिपार्टमेंट ने जो जनरेट किया है वो सही है। तो अगर सही है तो आप 73 में हैं तो ऑप्ट कीजिए। अगर आपको लगता है, जैसे अभी शुरुआती दौर पे विनेश जी ने जैसा बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें कोई मेरा गलती नहीं, ये समहाउ कुछ टेक्निकल ग्लिचेज की वजह से, कुछ लॉ के मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से, जैसे अभी एग्जांपल दिया 2B में नहीं देखने की वजह से, ऑल्दो ये 2B वाला भी जो केस है एक डिफरेंट इशू है, कभी और आपसे मिलेंगे इस पे भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, चूंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है। 2B कब नोटिफाइड हुआ, 2B में कितना क्रेडिट मिलना चाहिए, रूल 36(4) क्या कहता है, एक लॉन्ग गोइंग प्रोसेस है, कभी इस पे अलग से हम वीडियो बनाएंगे। बट सिर्फ मैं नटसेल में बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये मेरा टैक्स डिमांड जेन्युइनली पे करने का है तभी इसमें आए। आपको लगता है कि नहीं मेरा केस स्ट्रॉन्ग है, वी कैन फाइट फॉर द सेम इन द लेटर स्टेज, सर आप इस अपील में ना जाएं, इस एमनेस्टी स्कीम को ऑप्ट ना करें, आप तभी आए जब आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको पे करना चाहिए। और दूसरा, मैं ये अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता हूँ, आपको लगता है बहुत छोटा सा अमाउंट है, अगर इस अमाउंट के लिए मैं लड़ने जाऊं तो प्रोफेशनल का फी उससे ज्यादा लग जाएगा। तो इवन इफ आपका जेन्युइन डिमांड भी है तो मेरी ये पर्सनल राय है, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप इसमें जाइए। टैक्स डिमांड जो गलत है तो गलत ही होगा, सही है तो सही होगा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि उससे ज़्यादा आपकी टाइम लग जाते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है, प्रोफेशनल्स के भी आपको इंगेजमेंट करना पड़ता है। तो बहुत कुछ छोटे मोटे डिमांड है तो एक आपको बेनिफिट तो मिल ही रहा है कि अगर 100 रुपये की डिमांड है तो आप कहाँ 250 तक हो सकता है, 250 रुपये तक देना होता है, आप 100 रुपये पे करके भी कर सकते हैं। तो बहुत छोटे डिमांड से तो आप ऑप्ट कर लीजिए, जेन्युइन डिमांड आपको लगता है तो ऑप्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया डिमांड जेन्युइन नहीं है तो मेरी व्यक्तिगत राय है आप इसको ऑप्ट ना करें, आप उसको फाइट करें, एडजुडिकेशन में आगे प्रोसेस में जाएं। आपको डेफिनेटली जिस स्टेज पे आपको लगता है आगे जरूर मिलेगा अगर आप फाइट करते हैं तो। बिल्कुल सर, हमारे इंडिया के एक्सपर्ट भी हैं और मैं आपको बता दूं जितने भी जीएसटी ऑफिशियल हैं सर उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, तो ये आप उनसे उनकी बातें सुनना है जो जीएसटी वालों को, ऑफिसर को सिखा भी रहे हैं। तो बिल्कुल एमनेस्टी स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है और हम लोगों ने प्रोसीजरल टेक्निकल सारी बातें ऑलमोस्ट इसमें कर ली और ये बहुत जल्दी अप्लाई तो हो ही चुकी है, तो फॉर्म्स वगैरह आ जाएंगे बहुत जल्दी। और जितने भी प्रोफेशनल्स, एडवोकेट, सीएस या बिजनेसमैन्स हैं जो इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपने ऊपर से नोटिस का बर्डन हटाना चाहते हैं, क्योंकि मेंटल टेंशन बहुत होती है, उससे ज़्यादा पैसे बिजनेस में करके कमा सकते हैं, उसे फिनिश करें, अपना टैक्स प्रॉपर जमा कर दें 31 मार्च 25 से पहले। और अगर फिर भी आपको लगता है कोई आपको इसमें क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना पिंग मैसेज ज़रूर डालिए, हम उसका रिप्लाई पूरा कोशिश करेंगे कि हम आपको प्रॉपर रिप्लाई उसका दे पाएँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और हमारे व्यूअर्स को इतने सरल शब्दों में एमनेस्टी स्कीम का पूरा ज्ञान दे दिया। मुझे लगता है शायद क्वेरी आएगी भी नहीं, अब अगर आएगी तो मोस्ट वेलकम क्वेरी, उस क्वेरी का भी जवाब दिया जाएगा। और प्रोसीजरल प्रोसेस पे हम पुनः एक वीडियो दोबारा बना लेंगे, जैसे ही फॉर्म्स लाइव होंगे तो उसमें कौन कौन से कॉलम है, किस कॉलम में कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है, वो डिटेल जब फॉर्म लाइव होगा तो हम एक फर्दर वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। मोस्ट वेलकम सर। मुझे लगता है हम लोगों ने सब चीज़ें कवर कर ली।
और आप सब लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जिसका भी 73 का नोटिस आया हुआ है उसको ये वीडियो भेज देना। और जो जीएसटी के बारे में जानकारी लेना चाहता है, बोला ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बढ़ाना चाहता है, तो इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। धन्यवाद।